नमस्ते दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं जानता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत रेगुलर और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है हर बार की तरह। और आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, आप रेगुलरली एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, आप रेगुलरली अपने टास्क पूरे कर रहे हो। इससे अच्छी बात और क्या होती है। यही तो चीजें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी के कुछ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, अब तक हम 7th क्लास के एनसीईआरटी के 7 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और 6th के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन रेफरेंस बुक कोई हो ही नहीं सकती। और हम इसीलिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे सीरीज चल रही है एनसीईआरटी को, इसको इंटरेक्टिव भी बनाया हुआ है मैंने। जैसे कि आप जानते हो, हम लोग अपने टेलीग्राम का जो ग्रुप होता है, टेलीग्राम के ग्रुप पे आप लोग मेरे साथ डिस्कशंस करते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप लोग अपने डाउट्स कुछ रहे तो वो भी पूछते हो, आप लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो रेगुलरली। इससे अच्छी और क्या बातें हो सकती है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम पे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने सेशन को आप भी इंटरेक्टिव बनाइए और रेगुलरली आपको बहुत अच्छे से आपके पूरे काम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8। और आपको पता है कि अभी ये जो वीडियो चलेगा, इसके इन बिटवीन द लेक्चर में आपको क्या पूछूंगा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसके आंसर करना है। ऐसा करने से आपकी बहुत अच्छी हेल्प होती है, आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतरीन बनती है और दूसरे लोगों को भी आप हेल्प कर देते हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बातें होती है आप लोगों की। और कुछ लोग जो है उसको बहुत अच्छे से रिलीजियसली, अगर देखा गया, डेडिकेशन के साथ उसको रेगुलरली कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के जो नाम है, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उसको आंसर किया, उनका नाम है सुबोध जी, नेहा जी, स्नेहा जी और मयंक जी। इन तीनों ने जो क्वेश्चन के आंसर हमें किए, देखिए कमेंट सेक्शन में वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा जो वीडियो था, इसका प्रीवियस वीडियो, वो था चैप्टर नंबर 7 पे। इस पे देखिए क्या आंसर किए हुए हैं। अगर देखा गया तो हम कहेंगे, मयंक जी ने यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है, वो है कि हम कहेंगे कि मेजर सिविलाइजेशन अक्रॉस द रिवर वैली, जो मयंक जी ने लिखा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाइग्रस जो है वहां पे मेसोपोटामियन देख रहे हैं, नाइल पे एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और होंग हे पे येलो रिवर सिविलाइजेशन। नेशनल हाईवे उनके एरिया से जो पास होता है। बिहार टोटल रोडवे की लेंथ उन्होंने लिखी हुई है, वो है 5385 किलोमीटर। और वो लिखते हैं 49 NH42 जो है बिहार से वहां पास होता है। NH131A जो है वो उनके एरिया से पास होता है। वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद, मानिहारी और कटिहार करके जो जगह है वहां से वो जाता है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मयंक जी ने पहुंचाई है हम तक। तो ये है मयंक जी ने बताई हुई हमें इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए सुबोध जी ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई है। मेजर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने लिखे हुए हैं, वो मेसोपोटामिया हो गया, या फिर हम कहेंगे कि नाइल वाला हो गया इजिप्ट सिविलाइजेशन, या इंडस रिवर हो गया, या येलो रिवर सिविलाइजेशन हो गया चाइना में। नेशनल हाईवे जो महाराष्ट्र से गुजरते हैं उनके एरिया से, वो उन्होंने लिखे। NH3 मुंबई आगरा हो गया, मुंबई चेन्नई हो गया, और NH8 जो हो गया वो मुंबई दिल्ली हो गया। तो NH3, NH4 और NH8 ये उनको यहाँ से गुजरते दिखते हैं मुंबई के साइड से। उसके अलावा हम आएंगे तो पोर्ट जो उनको महाराष्ट्र में मिलते हैं वो है मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको JNP कहा जाता है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सुबोध जी ने हम तक पहुंचाई है। देखिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन। अगले जो है इंफॉर्मेशन, मयंक जी ने हमें और इंफॉर्मेशन दी है। पोर्ट्स जो उनके एरिया में, उनके यहाँ पे कोई पोर्ट्स नहीं देखने मिलते हैं, है ना। तो कोसी घाट है, मनिहारी घाट उनके यहाँ पे है। टॉप 5 एयरपोर्ट जो वर्ल्ड के उन्होंने लिखे हुए, इस्तांबुल, सिंगापुर, हम कहेंगे कि साउथ कोरिया में एक है, ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में, टोक्यो में आपको देखने मिलता है। टॉप 5 एयरपोर्ट उन्होंने एशिया के लिखे हुए, बीजिंग, दुबई, टोक्यो, हांगकांग और शंघाई एयरपोर्ट। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम तक मयंक जी ने पहुंचाई है और सुबोध जी ने पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मयंक जी और सुबोध जी। उसके बाद स्नेहा जी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, वो जो ड्वेलिंग आपको देखने मिल रही है उसके बारे में है। और वो ड्वेलिंग आपको देखने मिलती है पोलर रीजन में। एस्किमोस जो है ये उससे बनाते हैं, इनको इग्लूज कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एक और। उसके बाद स्नेहा जी ने एक और हमें इंफॉर्मेशन भेजी। इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वर्ल्ड में, शंघाई चाइना, बुसान हम कहेंगे वो है साउथ कोरिया में, रॉटरडैम जो है वो नेदरलैंड्स में। ये सब है पोर्ट्स इन ओडिशा, वो जहाँ पे बिलोंग करते हैं। वहाँ पे चंदीपुर, बालासोर हम कहेंगे, विचित्रपुर है बालासोर, और पालर है, या फिर हम कहेंगे धामरा है, चूड़ामणि है, या इंचुड़ी है, या फिर हम कहेंगे चंदीपुर है, गोपालपुर है। ये सब पोर्ट्स आपको देखने वहां पे मिल रहे हैं उस एरिया में।
थॉमस सेवेरी जो है उन्होंने स्टीम इंजन को यहाँ पे इन्वेंट किया था, ये यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी उन्होंने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में पहले देखने मिला है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आया था अबाउट 1750 से 1760 के बीच में। काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया स्नेहा जी ने। उसके बाद उन्होंने हमें और भी इंफॉर्मेशन दी है। सिविलाइजेशन जो है जैसे इंडस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, यूफ्रेट्स या फिर हम कहेंगे कि टाइग्रिस पे आपको देखने मिला है, वो है मेसोपोटामिया, नाइल, इजिप्ट और होंग है जो है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन स्नेहा जी ने भी हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, आपका भी। तो सुबोध जी, स्नेहा जी और मयंक जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हम तक आप लोगों ने बहुत काम की इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। हम सब व्यूअर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे 7 के एनसीईआरटी के। अभी आपको 2 ही चैप्टर बचे हुए, तो जल्दी जल्दी देखिएगा कितना कंप्लीट हुआ है। आपको जल्द से जल्द बचा हुआ पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी जब हो गई तो समझ जाइएगा कि आप एनसीईआरटी एक और कंप्लीट कर लोगे, तो पिछला पेंडिंग वर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। 8 चैप्टर का नाम आपको जो देखने मिल रहा है वो है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शंस। कहाँ के? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के। ये वो रीजन है जहां पे हम रहते हैं, इसलिए स्पेशली हम इन रीजन को पढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इस चैप्टर की शुरुआत होती है वो रेणुका से होती है। रेणुका जो है वो काफी एक्साइटेड थी। श्रीकांत अंकल जो है वो उनके घर में आए थे काफी एक बड़े गैप के बाद, नियरली 4 महीने के गैप के बाद उनके अंकल श्रीकांत अंकल उनके घर पे आए हैं। श्रीकांत अंकल कौन है? तो वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो बहुत जगह पे ट्रैवल कर चुके। जो रेणुका का इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में, वो बचपन से ही उनको काफी इंटरेस्ट देखने मिलता है। जब उनके अंकल उनको अपनी बुक दिखाते हैं वो भी नेचर के ऊपर, तब से पहले से ही दिखाया कर रहे हैं और पहले से ही उनका इंटरेस्ट बहुत है रेणुका का। और पिक्चर्स जो देखने मिल रही है डिस्टेंट लैंड, दूर दूर की लैंड से, अलग अलग लोग हैं जो वहां पे रहते हैं, वो सब देख के उसे काफी अलग सा और बहुत बहुत खुशी वाला एक तरह से फीलिंग उनके अंदर आती है। शी ऑलवेज फैसिनेटेड, मीन्स देंगे दोज थिंग्स ऑलवेज फैसिनेटेड हर। बहुत उनको पसंद है रेणुका को वो सब चीजें। अब जब आगे बढ़ते तो आपको देखने मिलता है इस तरह के कुछ पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ देखने मिल रहे हैं जो कि उनके अंकल ने उनको दिखाए थे। ये जो पिक्चर है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो है वो ड्राई डेजर्ट के हैं तो कुछ फ्रोजन लैंड के, तो कुछ देखने मिल रहे हैं हॉट रेन फॉरेस्ट के। अलग अलग जगह के अलग अलग लोग हैं, इनके रहन सहन से या कपड़ों से भी आप देख सकते हो। कोई काफी ठंडी के कपड़े पहना हुआ है, काफी ठंडी के मौसम में रहते हैं, तो काफी गर्मी के मौसम के भी कपड़े कोई पहने हुए आपको दिखते हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ये रेणुका ने ऑब्जर्व किया, मेरे जैसे कोई भी नहीं दिख रहे। दे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स। जो मुझे लगता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वो उनको भी लगता होगा। यही श्रीकांत अंकल ने उसको बताया। वो श्रीकांत अंकल कहते हैं कि ये सब अलग दिखते जरूर है बट आपको जो आपकी जो बेसिक नीड्स है ना वो उन लोगों की भी है। उनके जो बच्चे होते हैं देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग जो आप करते हो। गेम्स खेलना, कॉरलिंग करना, झगड़ना कभी कभी, उसके अलावा मेकअप करना, सिंगिंग करना, डांस करना, फैमिली की अलग अलग चीजों में हेल्प करना, ये सब काम वो भी करते हैं। ये श्रीकांत अंकल ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो नेचर से काफी करीब रहते हैं पहले से ही, अपने अर्ली एज में ही हमको ये सब जो चीजें हैं उनको ये सिखाई गई थी कि लर्न टू केयर फॉर नेचर। दे लिव क्लोज टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। उनको केयर करना भी पता है। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। ये सब चीजें उनको बचपन से ही पता है। ये कुछ चीजें रेणुका को बताई गई। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये कहानी में हमें ये पता चल रहा है रेणुका वाले की ये कहानी से काफी जो हमारी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग देखने मिलते हैं बट सबकी नीड एक जैसी है। बट लोगों के रहन सहन से लेके सब कुछ अलग अलग, क्योंकि उनके रहने के एरियाज अलग अलग, क्लाइमेट से लेके लैंडफॉर्म से लेके हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने मिलते हैं जो उनको अलग बनाते हैं। सो जैसे कि आपको इस चैप्टर में अलग अलग लोगों के बारे में बताया, अलग अलग जगह के, तो सबसे पहले इन्होंने जो जहाँ के लोग डिस्कस किए वो है अमेजॉन बेसिन का। अब अमेजॉन बेसिन क्या है ये सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेजॉन बेसिन देखने के पहले आपको अमेजॉन बेसिन का आपको मैप दिखा देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले देखना है ये जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें आपको ये जो ग्रीन शेड दिख रहा है ये अमेजॉन बेसिन है, ये पूरा ग्रीन शेड। अमेजॉन बेसिन को अगर आप देखोगे तो ये 0 डिग्री के आसपास से गुजर रहा है, यानी ये 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं। हम ऑलरेडी पहले के कुछ एनसीईआरटीज में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ का जो रीजन आपको देखने मिल रहा है ये इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। इक्वेटोरियल जो है, इक्वेटोरियल रीजन के में आपको मोस्ट ऑफ दी अमेजॉन फॉरेस्ट देखने मिल रहा है, तो काफी अच्छा एक रीजन माना जाता है।
जहाँ पे इक्वेटर के पास है, जहाँ सनलाइट भी अच्छा आता है और रेनफॉल भी अच्छा होता है। तो एक अमेजॉन बेसिन है। अमेजॉन बेसिन जो है, यहाँ पे आपको एक रिवर देखने मिलती है फ्लो होते, इस यहाँ की मेन रिवर वो अमेजॉन रिवर है। यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है कि आप अपने एटलास जो है वो ओपन रखते हैं और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने मैप पे देखते चल रहे हैं। तो मैप बुक आपके पास रहनी चाहिए, नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए अभी के अभी, अपनी मैप बुक लेके आइए और उसके बाद ये वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखिए। अमेजॉन रिवर जो होती है ये इस रीजन से फ्लो होती है। ये जो रिवर होती है ये वेस्ट में, अगर हम बात करें, ये वेस्ट का रीजन है और ये ईस्ट का रीजन है। तो वेस्ट में अगर देखा गया तो ये रिवर काफी माउंटेन से होते हुए गुजरती है और बाद में ये निकलती है अटलांटिक ओशन की तरफ ईस्ट में। ये ईस्ट साइड में यहाँ से निकल रही है अटलांटिक ओशन की तरफ। अब अटलांटिक ओशन पे ये निकल रही है, अटलांटिक ओशन आपको यहाँ पे ईस्ट में देखने मिल रहा है। ये ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन है जहाँ पे ये रिवर हम कहेंगे कि निकल जाती है। जो जगह होती है जहाँ पे रिवर निकलती है, यहाँ पे हम कहेंगे कि द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। अब रिवर आके अगर ओशन को मिलेगी तो उसको माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उसको माउथ नहीं कहा जाता है, जहां से रिवर किसी वाटर बॉडी को जाके मिलती है उसको माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। या फिर रिवर्स का माउथ माउथ ना रिवर्स माउथ कहा जाता है, ये चीजें याद रखना। ये जो अमेजॉन रिवर दिख रही है इस पे देखिए काफी सारी रिवर आके मिल रही है। तो अमेजॉन को जो ये रिवर आके मिल रही है उसको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज काफी सारे रिवर्स की आपको देखने यहाँ पे मिल रही है ना। तो ट्रिब्यूटरीज भी काफी सारे रिवर हैं, यानी हम कहेंगे कि बहुत सारी रिवर्स जो होती है, दो रिवर जॉइंस द अमेजॉन रिवर, जिससे अमेजॉन बेसिन बनता है। अमेजॉन बेसिन यानी क्या, जब अमेजॉन रिवर को अलग अलग रिवर्स आके मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता चलती है। तो चलिए एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिखा है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी में आते हैं तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजॉन बेसिन लेट्स लुक एट द मैप। हमने मैप में देखा, आप देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो आता है जो क्लोज टू इक्वेटर है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इसके बीच में आपको देखने मिलता है अमेजॉन बेसिन। तो ये इक्वेटोरियल रीजन होता है। रिवर अमेजॉन जो होती है वो इस रीजन से फ्लो होती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द ईस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। ये भी चीजें आपने यहाँ पे देखी, मैंने आपको बताई है। और आपको ये भी बताया, द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। यहाँ से ये अटलांटिक ओशन को मिल रही है ईस्ट में जाके और इसको कहा जाएगा अमेजॉन बेसिन का, अमेजॉन रिवर का माउथ। जब अमेजॉन जो होती है, आपको पता है नदी से जब कोई नदी बाहर निकलती तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। वैसे अगर नदी में कोई नदी आके मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो होती है वो अमेजॉन रिवर को ज्वाइन होती है और अमेजॉन बेसिन बनाती है। ऐसा अमेजॉन बेसिन बनता है। अमेजॉन रिवर को काफी सारी रिवर आके मिलती है और वो अमेजॉन बेसिन बनाती है। तो रिवर बेसिन जो होती है ये हम कहेंगे ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, ब्राजील से निकल रहे हैं, कहीं पेरू से निकल रहे हैं, बोलिविया से निकल रहे हैं, इक्वेडर से निकल रहे हैं, कोलंबिया से निकल रहे हैं और कुछ वेनेजुएला के पार्ट से भी निकल रहे हैं। देखिए ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला है, ये पेरू है, ये इक्वेडर है, यहाँ से आपको ये सब निकलते हुए दिख रहे हैं। ये बोलिविया है, ये ब्राजील है, यहाँ से पूरी रिवर्स निकलती है और ये बेसिन बनाती है। और ये जो बेसिन होती है ये पूरी अमेजॉन रिवर का बेसिन बनता है और फिर ये अमेजॉन रिवर एक साथ जाके मिल जाती है अटलांटिक ओशन को। तो आपको एक वर्क दे रहा हूं, वो वर्क ऐसा है कि आपको कंट्रीज के नाम लिखने हैं ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पास। इक्वेटर जहां जहां से पास होता है ऐसे कंट्रीज के हम कहेंगे कंट्रीज ऑफ द बेसिन आपको लिखने हैं। तो ये जो लोग थे इन्हें देख के उन्हें याद आ गई कुछ वुमेन के ट्राइब्स की जो वॉरियर हुआ करती थी, जो कि एंशियंट रोमन एम्पायर की थी, उनको अमेजॉन कहा जाता था। और ये जो ट्राइब थी ये देख के उनको वही याद है, इसलिए उन्होंने उस एरिया का नाम ही अमेजॉन रख दिया। ये ऐसा नाम आया है अमेजॉन। ये बहुत अच्छा एक फैक्ट है। एनसीईआरटी की बहुत बड़ी स्पेशलिटी, यानी हम कहेंगे कि सबसे बड़ा खासियत या स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे डू यू नो में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जो आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनाती हैं। आप सभी में बहुत अलग व्यक्ति दिखते हैं जब आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी ये जो होती है दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन मेन रिवर, है ना। जैसे जो बड़ी रिवर को आके मिलती है वो ट्रिब्यूटरीज होती है उस रिवर की। द मेन रिवर जो है अलॉन्ग विथ ऑल द ट्रिब्यूटरीज, फिर वो एरिया से एक कहीं पे हम जाएंगे, कहीं पे तो भी जाके वो किसी और रीजन को मिल जाती है। जैसे हम कहेंगे कि द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन इन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन। जैसे गंगा का बेसिन है या फिर हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र है, तो गंगा को भी कुछ ट्रिब्यूटरी आके मिलती होगी, वैसे ही अमेजॉन को भी आके कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलती है, कुछ रिवर्स मिलती है और फिर वो एक बेसिन बनाती है। बहुत बड़ा होता है बेसिन क्योंकि बहुत सारे रिवर आके मिली हुई है।
और उसी को कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। तो अमेजॉन बेसिन जो है ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन वर्ल्ड का। आपको कुछ इंडिया में रहने वाले रिवर बेसिन लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपका कुछ टास्क भी आपको अब तक मिलते रहे हैं, तो आपको 2 टास्क में अब तक दे चुका और आप इसको पूरा करने वाले हैं, मुझे पता है बराबर टाइम पे पूरा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमें अभी कुछ अमेजॉन बेसिन के बारे में बताया, तो अब हम अमेजॉन के क्लाइमेट के बारे में भी वो हमें बताएंगे। तो अगर हम देखा गया तो एज ऑफ नाउ नो एज यू नो नाउ नो द अमेजॉन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से स्ट्रेच हुआ अमेजॉन बेसिन, मैं आपको मैप में दिखा चुका। और अगर देखा गया तो यहाँ पे काफी हॉट और वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल भर। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, काफी गर्म होगा और काफी वेट देखने मिलता है। बारिश अच्छी होती है, धूप अच्छी होती है, इक्वेटर के पास है। अगर डे और नाइट देखा गया तो ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिड होते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा टेंशन है नहीं। जो स्किन होती है वो स्टिकी लगती है इस एरिया में। हम कहेंगे यहाँ पे बारिश रोज होती है, ऑलमोस्ट रोज आपको बारिश देखने मिलती है इस एरिया में, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बादल आ गए और बारिश गिरने वाली है, अचानक से बादल आते हैं, अचानक से बारिश गिरना शुरू हो जाता है। यही तो स्पेशलिटी है इस रीजन की, क्योंकि इक्वेटर के पास होता है। यहाँ का जो डे का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है और वहां पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। वही अगर आप नाइट में देखोगे तो टेम्परेचर जो होता है वो एकदम डाउन हो जाता है और ह्यूमिडिटी जो होती है वो फिर भी हाई ही होती है। वेट रीजन है तो डे और नाइट के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस देखने मिलता है और काफी बहुत बेहतरीन क्लाइमेट है ये वेजिटेशन के लिए। तो इस तरह का क्लाइमेट के कारण अमेजॉन फॉरेस्ट जो होते हैं ये बहुत बड़े फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड के। यहाँ पे आपको देखने मिलता है वेजिटेशन अच्छा, एनिमल्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसी में फिर आ जाते हैं तो वहाँ आपको रेन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। आपको ये भी बता दूं, एज इट रेन्स हेवीली इन दिस रीजन, ठीक है, तो रेनफॉल अच्छा है, सिंपल सी बात है। तो फॉरेस्ट जो है वो थिक फॉरेस्ट रहेंगे, फॉरेस्ट बहुत अच्छे ग्रो होंगे, रोज रोज पानी मिल रहा है, रोज रोज सनलाइट मिल रहा है, तो भाई फॉरेस्ट तो अच्छे रहेंगे ही। जो फॉरेस्ट होता है आर इन फैक्ट सो थिक that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। ये याद रखिएगा, इतने थिक फॉरेस्ट है कि लीव्स इतनी सारी ऊपर ही है कि ऐसा समझ जाइए एक रूफ बन चुका है उस लीव्स का और ग्राउंड तक सनलाइट भी नहीं पहुंचता अगर आप फॉरेस्ट में घूमोगे तो। इतने ज्यादा फॉरेस्ट है। आप देखते ना पेड़ के नीचे आपको जैसे धूप नहीं आती हुई दिखेगी, वैसे ही पूरे फॉरेस्ट भरे हुए। तो वहां तो आपको धूप मुश्किल से मिलेगी ग्राउंड पे आते हो। तो ग्राउंड जो होता है इट रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, तो सूखता भी नहीं है जल्दी, बारिश गिरती है वो डैम्प ही दिखता है आपको और काफी डार्क होता है। सिर्फ ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन जो होते हैं वो ग्रो हो सकते हैं वहां पे। क्योंकि देखिए एक पेड़ है, देखिए सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत घना सा जंगल का पेड़ है। ये पेड़ के नीचे अब यहाँ का इतना एरिया तो पकड़ लीजिएगा, इतने एरिया में तो कोई सनलाइट नहीं आने वाला है क्योंकि इसका शेड दिन भर रहेगा। तो यहाँ पे छोटे मोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनको सनलाइट कैसे मिलेगा, तो ये ग्रो कैसे करेंगे, ये मुश्किल हो जाती है पेड़ के नीचे आना। तो यहाँ पे वही पेड़ अब ग्राउंड पे, अमेजोन में तो ऐसे फॉरेस्ट पूरे ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे वही जो हम कहेंगे कि वेजिटेशन आ सकते हैं जो शेड टॉलरेंट है, जो इस तरह के शेड को टॉलरेट करते हैं वही। यानी हम कहेंगे कि ऑर्किड्स हो गए, ब्रोमेलेट्स हो गए, ये सब वहां पे ग्रो करते हैं एज प्लांट पैरासाइट्स। ये आपको देखने मिलते हैं ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। तो ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता चलती हैं। अब ये सब आपको जब पता चल गया तो आगे अगर आप बढ़ते हो तो रेन फॉरेस्ट की स्पेशलिटी देखिए। रेन फॉरेस्ट जो होता है इज रिच इन फौना। फौना यानी वहां पे अलग अलग तरह के एनिमल स्पीसीज देखने मिलते हैं। बर्ड्स भी आपको देखने मिलते हैं, सच एज टॉकेंस हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, मकाओ हो गए, या फिर हम मैकाओ हो गए, या फिर हम कहेंगे उनका कलर जो है वो बहुत बेहतरीन होता है। और हम कहेंगे ओवरसाइज्ड बिल्स होता है फॉर ईटिंग, मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। तो इंडिया के बर्ड्स से काफी अलग होते हैं टोकैन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ के बर्ड्स वैसे अलग ही होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 2-3 वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे उनके जो ब्रिलियंटली कलर्ड यहाँ पे प्लमेज आपको देखने मिल रहा है। तो प्लमेज क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं ये बता देता हूँ आपको प्लमेज क्या होता है। बर्ड के जो फेदर्स होते हैं ना, ये जो फेदर्स है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्लमेज। अब प्लमेज आपको पता चल गया। उसके अलावा बिल्स, बिल्स क्या होता है ये भी आपको अगर नहीं होगा नॉलेज तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको छोटे छोटे चीजों का। बिल यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आपको इनका देख रहा है ना, ये थोड़ा सा चोंच की तरह, उसको इसी तरह का कुछ वर्ड कहेंगे हम, तो वो होता है इनका बिल। तो पक्षियों के जो हम कहेंगे बर्ड्स है उनके यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं चोच, है ना। ये देखिए इसको कहा जाता है बिल, ये आगे का पोर्शन, ये चोच। ये अगर देखा गया तो ओवर साइज है, काफी बड़े साइज की है, जिससे वो अलग अलग तरह से हम कहेंगे इजीली कुछ नई नई
जो है वो चीज़ें खा सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि यहाँ के बर्ड्स की स्पेशलिटी बिलियन कलर्ड प्लमेज देखने मिलता है, ओवर साइज बिल्स देखने मिलते हैं फॉर ईटिंग, मेक देम डिफरेंट फ्रॉम, हम कहेंगे कि इंडिया के बर्ड से ये अलग दिखते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन फॉरेस्ट, बहुत अच्छा लगता है अमेजोन फॉरेस्ट में जब आप साउंड सुनोगे तो यू विल फील, मीन्स हम कहेंगे कि बहुत नेचुरल, बहुत पीसफुल ऐसी फीलिंग आती है, नेचर की आवाज़ है कितनी अच्छी लगती है। उसी तरह वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी आपको देखने मिलते हैं। उसके पहले आपको बर्ड्स में ही अगर कुछ जैसी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी पहले भी, यहाँ पे ब्रोमलिड्स यहाँ पे जो लिखा था वो क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो ब्रोमलिड्स जो होते हैं आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, ये है वो अपने लीव्स में ही वाटर को स्टोर करके लगते हैं। तो एनिमल जो है लाइक फ्रॉग्स जो है वो हम कहेंगे यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, है ना। और वो जो भी हम कहेंगे कि जो ये फ्रॉग की तरह कुछ एनिमल्स होते हैं वो इन पॉकेट्स का यूज करते हैं, वाटर पॉकेट्स का, उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, वहां पे जाके फिर वो अपने एग्स जो है वो ले करते हैं। तो ये ब्रोमलिड्स जो होते हैं ये एक स्पेशल प्लांट होता है जो वाटर को क्या करता है, इनके लीव्स स्टोर करके रखते हैं। अब हम आगे आते हैं। अब आगे आएंगे तो हमें देखने मिलता है कि ये जो बर्ड्स है ये तो काफी अलग अलग साउंड निकालते हैं, लाउड साउंड निकालते हैं, हमने देखा। तो एनिमल्स यहाँ पे जो देखने मिलते हैं वो है मंकीज, स्लॉथ हो गया, या फिर एंट ईटिंग टैपिर्स हो गए, ये सब आपको देखने मिलते हैं इस जंगल में। और अलग अलग स्पीसीज देखने मिलते हैं रेप्टाइल के, और स्नेक्स भी बहुत सारे हैं इस जंगल में। क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स है, पाइथॉन्स है, एबॉन्ड्स है, ये सब आपको देखने मिलते हैं। आपने अमेजोन का नाम आया तो एनाकोंडा का नाम तो आता ही है। तो एनाकोंडा हो गया या फिर बो हो गया, ये सब हम कहेंगे यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। कंस्ट्रिक्टर इनको कहा जाता है, बो कंस्ट्रिक्टर, ये सब आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे कुछ स्पीसीज। बिसाइड्स बेसिन इज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स भी है। देखिए पहले उन्होंने हमें बताया कि बर्ड्स कौन से हैं, हमें उन्होंने बताया कि प्लांट ट्रीज कौन से हैं, अब वो हमें बताने वाले हैं एनिमल्स कौन से, ये भी बताया, अब वो हमें बताने वाले हैं कुछ इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स देखने मिलते हैं और अलग अलग इंसेक्ट्स, और वहाँ पे लिखा जाता है कि अलग अलग स्पीसीज भी, फिशेस भी देखने मिलती हैं। फिशेस जो होती है उसमें हम कहेंगे कि पिराना फिश जो होती है वो इसी यहाँ के रिवर्स में देखने मिलती है। पिराना फिश जो है वो काफ़ी फेमस फिश है एक तरह से, वो आपको यहाँ देखने मिलती है। और ये जो बेसिन होता है इसीलिए एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइफ आपको देखने मिलती है, बहुत सारा अलग अलग फौना देखने मिलता है फ्लोरा के साथ साथ, यानी ट्रीज, प्लांट्स, इन सब के साथ साथ आपको अलग अलग एनिमल्स भी देखने मिलते हैं। इतना अच्छा फॉरेस्ट है, उसको हम कैसे कटने दे सकते हैं। यही तो सब प्रॉब्लम्स है आजकल जो जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको टास्क दिया था जो आप पहले करते थे बचपन में, अभी आपको ये करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट देखिए कुछ पुरानी मेमोरीज जो है वो ताज़ा हो जाती है। सम टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। ये देखिए कितना अच्छा लिखा था। नहीं आप अपने क्लास के साथ आज एक्सपीरियंस शेयर कर सकते पहले की तरह, तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि टीवी चैनल पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखिए अमेजॉन फॉरेस्ट की। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, तो 2-3 मिनट के लिए देख लीजिएगा, फील कीजिएगा कि किस तरह का होता है। आखिर देखी हुई जो चीजें होती है वो ज्यादा अच्छे से और याद रहती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखिए और देखिए, फील कीजिए अमेजॉन फॉरेस्ट को, आप जहाँ रहते हो वहां से काफी बेहतरीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। तो ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा रेन फॉरेस्ट है अमेजोन का। अब रेन फॉरेस्ट में अगर हम गए तो इनका कहना है कि रेन फॉरेस्ट में लोग कैसे हैं। अब जो लोग होते हैं, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट अभी वो बोल रहे हैं, और वो यही बोल रहे हैं कि लोग जो होते हैं वो फूड को, कुछ छोटा छोटा एरिया होता है उसमें ट्रीज को क्लियर करते हैं और वहां पे अपने फूड को ग्रो करते हैं, यानी एग्रीकल्चर, खेती वेती करते हैं। ये जो हम कहेंगे जो मेन होते हैं, दे हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी मेन होते हैं वो हंटिंग पे जाते हैं अभी भी। उसके अलावा फिश जो है वो रिवर से पकड़ने के लिए जाते हैं। विमेन जो होती है वो क्रॉप्स की केयर लेती है उतने टाइम में। तो यहाँ पे दोनों मिलके अपना फूड का कलेक्शन का जो काम होता है उसे बरकरार रखते हैं। और हम कहेंगे कि दे मेनली ग्रो, हम कहेंगे टैपियोका, या फिर हम कहेंगे पाइनएप्पल, या फिर स्वीट पोटैटो, ये सब उनके क्रॉप्स होते हैं। जैसे अगर देखा गया तो हंटिंग और फिशिंग जो ये काफी अनसर्टन होता है क्योंकि रोज मिलेगा आपको शिकार, ये जरूरी नहीं है। तो विमेन जो होती है वो अपने फैमिलीज को जिंदा रखती है, वेजिटेबल्स ग्रो करा के। आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, वो क्रॉप्स जो होता है उसके ऊपर काम कर रही है। तो वहां से फिर
नहीं भी आज शिकार मिला तो वुमेन ने यहाँ पे जो इंतजाम है वो करके ही रखे हैं आपके जो भी खाना है उसका। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिस चलती है एग्रीकल्चर की उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है, आगे तक काम आने वाला है, अच्छे से अभी समझ लीजिएगा, अच्छे से अभी सुन लीजिएगा। स्लैश एंड बर्न जो होता है यहाँ पे आपको नाम से पता ही चल रहा है, स्लैशिंग हो रही है और बर्निंग हो रही है, जलाया जा रहा है और स्लैश किया जा रहा है। तो ये कल्टीवेशन, लैंड को कल्टीवेट करने का एक तरीका है जहाँ पे फार्मर जो होते हैं वो किसी लैंड को क्लियर करते हैं। लैंड को क्लियर कैसे किया जाता है, एक तो स्लैशिंग किया जाएगा या फिर कटिंग किया जाएगा, जो भी ट्रीज है और उसके जो बुशेस है उसको स्लैश किया जाएगा या कट किया जाएगा, उसको काटा जाएगा। अब स्लैशिंग और कटिंग जब हो जाएगी तो अब क्लियर हो गया है, ये हमें समझ जाता है ना। तो स्लैशिंग जो होगी वो होने के, अब स्लैशिंग आपको पता है, स्लैशिंग अगर करना है तो स्वीपिंग किया जाता है, नाइफ के से, आपको जिस भी हम कहेंगे इम्प्लीमेंट से करना है आप कर सकते हैं स्लैशिंग यहाँ पे, है ना। उसको चीरना भी कहते हैं एक तरह से, या फिर हम कटिंग भी कह सकते हैं। ये होने के बाद उनको फिर बचा हुआ जो पोर्शन होता है, दीज आर देन बर्न्ड। इस कारण हम कहेंगे कि जलने के कारण कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर चले गए, जो भी एशेस या भी जो भी रेमिनेंट्स रहे हैं बर्न होने के बाद उससे, तो अब जो क्रॉप्स ग्रो करने वाले हैं इन दिस क्लियर्ड फील्ड वो हम कहेंगे कुछ साल तक वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, आपने देखा कि सबसे पहले, अब जस्ट इमेजिन कीजिए मैं जो भी बोल रहा हूँ, एक जो जगह थी इमेजिन कीजिए वहां पे कुछ पेड़ हुआ करते थे, आप वहां पे गए, आपने वहां पे पेड़, वहां के जो भी पौधे थे उसको काट दिया, काटने के बाद उसके नीचे नीचे के जो पोर्शन बचे थे उसको आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद वो जलने के बाद उनके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में चले गए। सॉइल में जाने के बाद आपने वहां पे जो क्रॉप्स थे उसको ग्रो किया क्लियर्ड फील्ड में कुछ सालों तक। अब हम कहेंगे आफ्टर रिपीटेडली आपने इस पैच को यूज किया, इस लैंड का जो पैच था, जो आपने जहाँ पे क्रॉप्स अपने लिए हैं वहां ग्रो किए हैं, उसको आपने फिर क्या किया, तो आपने उसको फिर से रिपीटेडली उस पर आपने जो भी हम कहेंगे कि अपने क्रॉप्स लेते गए, फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म होने लगे। अब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे क्योंकि एक टाइम बाद सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, फिर आपको बाहर से न्यूट्रिएंट्स लाके डालने पड़ते हैं। बट यहाँ के जो लोग हैं हम कहेंगे कि वो इतना सब नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो बाहर से कोई चीजें लाना वैसे तो अवॉइड ही करेंगे, और ट्राइबल से, तो ये सब चीजें, सो इट इज एबेंडेंट, फिर उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, अगले प्लॉट पे जाते हैं, वहां पे वो वही करते हैं, हम कहेंगे अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, वो पकड़ते हैं। इन द टाइम यंग ट्रीज जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं इन द यंग ओल्ड फील्ड, है ना। तो इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, उतने टाइम में वहां पे ओल्ड फील्ड पे फिर से कुछ ट्री आ जाते हैं और फिर से फर्टिलिटी जो होती है वो रिस्टोर्ड होते जाती है। लोग जो होते हैं फिर रिटर्न आ जाते हैं उस जगह पे और फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, एक जगह छोड़ते हैं दूसरे जगह जाते हैं। फिर जो बच्चे, फिर कुछ टाइम में क्या हो गया, जो जगह छोड़ी थी वहां पे कुछ पेड़ पौधे आने लगे अपने आप, जो भी आए धीरे धीरे, फिर उसको तोड़ दिया, उसको जला दिया, फिर से वो प्रोसेस रिपीट करते गए, तो ये वापिस आ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न करना, शिफ्ट कर रहे एक जगह से दूसरे जगह, इस तरह की चीजें होती हैं। तो दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो स्टेपल फूड होता है यहाँ पे वो आपको देखने मिलता है, मैनियॉक होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैसावा, या फिर हम कहेंगे दैट ग्रोज अंडर ग्राउंड लाइक पोटैटो। अपने यहाँ जैसे पोटैटो ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं वैसे उनके यहाँ पे मैनियॉक होता है। मैनियॉक अगर देखा गया तो उसको कैसावा कहते हैं वो लोग, और ये कैसावा जो होता है ये पोटैटो की तरह ग्रो करता है। उसके अलावा हम कहेंगे दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स या फिर एक सैक्स जो होते हैं ये भी खाते हैं। अगर हम कहेंगे तो कैश क्रॉप्स भी यहाँ लिए जाते हैं, जैसे कि कॉफी हो गया, मेज हो गया, कोको हो गया, ये भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। अब यहाँ पे इनका खाना ही थोड़ा सा अलग सा है क्योंकि उनका क्लाइमेट उस तरह का है। मैंने बोला ना, जितने अलग अलग लोग आप देखोगे सबका कुछ ना कुछ आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेगी। ओके, सो उसके बाद आपको देखने मिलता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे काफी सारा वुड आपको मिल जाता है हाउसेस के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट इतने सारे वहां ट्रीज है कि बहुत सारा वुड होता है। और वहां की काफी कुछ फैमिलीज जो होती है वो थैच्ड हाउसेस में रहते हैं। मैं पिछले लेक्चर में आपको थैच्ड हाउसेस क्या होते हैं ये भी बता चुका हूँ। थैच्ड हाउसेस जो होते हैं उसके ऊपर का जो रूफ होता है उसके ऊपर कुछ रीड स्ट्रॉ डाल के उसको बनाया जाता है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो इनके हाउसेस के जो शेप होते हैं वो बी हाइव्स की तरह होते हैं। बी हाइव्स यानी आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, जो ये छत्ता होता है ना, हाइव, बी का हाइव, इसकी तरह आपको देखने मिलता है। उसके अलावा हम कहेंगे देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट जैसे भी हाउसेस देखने मिलते हैं जिसको ये लोग मैलोका कहते हैं, है ना। और उसके रूफ जो होते हैं वो स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। स्लैंटिंग रूफ क्यों रखेंगे आपको ये पता है, क्योंकि जो पानी आता है यहाँ पे बारिश रोज आती है, तो बारिश जो होती है वो
पानी जो है वहां से ऊपर से जो है वो निकल जाए रूफ के ऊपर से, इसीलिए स्लैंटिंग रखते हैं, थोड़े से स्लोप वाले रूफ रखते हैं। ये भी आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। लाइफ जो है यहाँ के लोगों के, अमेजॉन बेसिन के जो लोग हैं उनकी, वो बदलते जा रही है। पहले का अगर टाइम देखा, इन ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट अगर देखेंगे तो हम कहेंगे कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले आपको अगर जाना था तो आपको पानी के रास्ते ही जाना पड़ता था। इन 1970 हम कहेंगे ट्रांस अमेजॉन हाईवे बना दिया गया। ये हाईवे के कारण अभी आप रेन फॉरेस्ट के काफी सारे रीजन्स, एरियाज में पहुंच सकते हैं, काफी सारे पार्ट्स में पहुंच सकते हैं। उसके अलावा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया जाता है अलग अलग प्लेसेस में पहुंचने के लिए। वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरियाज एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज। यही है, वहाँ जो पहले पॉपुलेशन रहती थी, इंडिजिनियस पॉपुलेशन या उनके लोकल जो लोग रहते थे, उनको अब वहां से निकाल दिया गया और उनको ये फोर्स किया गया कि वो नए एरियाज में सेटल हो जाए, वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। और वहां भी वो उसी तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीजें भी हमें पता चलती है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उस कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का। अब वहां के बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक यहाँ पे कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। पहले फॉरेस्ट ऐसा था, धीरे धीरे इतना काट दिया गया, एग्रीकल्चर किया, यहाँ पे थोड़ा सा घर बना दिया, फिर आगे गए तो और ये चीजें बढ़ती गई, या फिर हम कहेंगे कि और भी डिस्ट्रक्शन होते गए। अब ये सब चीजें हम आगे देखेंगे तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। पहले अगर देखा गया तो इट इज एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजॉन बेसिन। ये सब आपको देखने मिलता है। ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से। आपको यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मच वाइडर इम्प्लीकेशन। जो टॉप सॉइल होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है जैसे रेनफॉल आता है लश फॉरेस्ट में, और ये लैंड जो है ये धीरे धीरे बैरन लैंडस्केप बनते जाती है। अब इस एरिया में आपको क्या बोला, यहाँ से ये जमीन ये हो गई कि ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जला देंगे, ये देखिए जल गए हैं, जल के दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, ये पूरा काट दिया गया है, फिर इन्होंने ये जगह छोड़ दी। ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू है। ये प्रॉब्लम्स के चलते हम कहेंगे ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये फॉरेस्ट को यहाँ जला दिया, फिर जलाने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस किया एग्रीकल्चर, फिर यहाँ की लैंड की फर्टिलिटी चलेगी, दूसरे जगह शिफ्ट हो गया और ये एरिया भी जला दिया गया। इस तरह से फिर फॉरेस्ट को तोड़ दिया जाएगा आगे। इस तरह से काफी सारे डिस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं फॉरेस्ट में। तो इस कारण क्या होती है, अब देखिए पेड़ को जब काट दिया जाएगा तो इरोजन होता है। अब इरोजन कैसा होता है ये भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट आई कैन एक्सप्लेन थ्रू सम पिक्चर्स। यहाँ पे अगर देखा तो इस फॉरेस्ट में यहाँ पे काफी सारे इस जगह पे ट्रीज हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रीज आपको देखने मिल रहे हैं, यहाँ की जो सॉइल थी, अब यहाँ पे समझ जाइए बारिश गिरी। अब जैसे जैसे बारिश गिर रही है तो यहाँ की जो सॉइल है वो पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी। जब बहेगी तो ये ट्रीज जो है सॉइल को अपने पास रोक लेंगे, फिर से सॉइल को रोक लेंगे, सॉइल को रोक लेंगे, तो सॉइल जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि पूरी तरह से वॉश अवे हो जाए या फिर हम कहेंगे बहती हुई चली जाए। बट अगर आपने ये ट्रीज को काट दिया तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर बारिश गिर रही है तो ये जितनी भी सॉइल है ये पूरी की पूरी ऊपर की सॉइल न्यूट्रिएंट्स के साथ बह जाएगी और खत्म हो जाएंगे वहां के न्यूट्रिएंट्स। ये जो चीजें आपको देखने मिलती है जिसको हम इरोजन कहते हैं वो हो जाएगा जब आप क्या करोगे, तो आप ज्यादातर लैंड को काटना या फिर हम कहेंगे ट्रीज को वहां के काटना शुरू कर दोगे, तो वहां पे इरोजन जैसी चीजों से टॉप सॉइल जो है ये आपको खत्म होते हुए दिखेगी और धीरे धीरे ये जो लैंड है ये बैरन लैंडस्केप बन जाएगा। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे तो ट्रीज ग्रो कैसे होंगे, प्लांट्स ग्रो कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने मिलता है। तो ये चीजें आपने देखी। अभी वो है अमेजोन के कुछ जगह पे। अमेजोन में आपने क्या क्या पढ़ा, लाइफ इन अमेजोन बेसिन आपने पढ़ा। लाइफ में आपने वहाँ का क्लाइमेट देखा, आपने रेन फॉरेस्ट को देखा, आपने वहाँ के लोग देखे। रेन फॉरेस्ट में आपने एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, फिशेस सब कुछ यहाँ पे देख लिया, रेप्टाइल्स। उसके बाद आप आ गया, आपने स्लैश एंड बर्न क्या होता है ये भी टेक्निक पढ़ ली। उसके बाद हम आते हैं अपने देश में, दैट इज लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर बात की जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको इंडिया के मैप पे लेके आता हूँ। अब हम इंडिया में आएंगे, चलिए अमेजोन को छोड़ते हैं, अब इंडिया में आते हैं। तो अमेजोन बेसिन जो है वो आपको साउथ अमेरिका में देखने मिल रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने मिल रहा था। अब हम एशिया में, इंडिया में आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो लाइफ जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसी है वो जानने के पहले गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है कहाँ पे ये देख लेते हैं। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बनाया हुआ बेसिन है, जैसे अमेजोन रिवर ने बेसिन बनाया था। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके बेसिन बना रही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहा जाता है। ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, ये जो आता है
ये हम कहेंगे कि सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पे भी सिंपल है समझना, ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने मिलेगा, ये जो आपको डॉटेड लाइन यहां से दिख रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल मेन रीजन है, और ऊपर अगर देखा गया तो ऊपर का रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन है। अब सब ट्रॉपिकल रीजन पे अगर हम आते हैं तो उसमें भी ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में ये जो आपको देखने मिल रहा है, ये आपको फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ इंफॉर्मेशन, देखिए इनके कुछ एक्सटेंड की, ये जो है ये आपको 10 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, फिर भी लगभग समझ जाइए, अब मैं ऐसे ही इमेजिनरी ले लेता हूँ, 10 डिग्री नॉर्थ से पकड़ लीजिए तो ऊपर अगर आओगे तो 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास पकड़ लीजिएगा, 30 डिग्री नॉर्थ तक आपको ये ज्यादातर देखने मिल रहा है, ऐसा समझ जाइएगा इस तरह से। तो आपको ये देखने मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, वो रहेगा सब ट्रॉपिकल रीजन में, उसको कहा जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब आपने यहाँ पे देख लिया है जो यहाँ से नदियां बहती है, वो आपको मैं अभी जो जो बोलूंगा वो आपको अपने मैप बुक पे देखना है, उसको लोकेट करना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहते हैं इस बारे में। सबसे पहले अगर देखा गया तो लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ट्रिब्यूटरीज है रिवर गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, वो सब मिलकर रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये हम देख चुके हैं। ये जो बेसिन है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, ये भी हमने देख लिया। अब ट्रिब्यूटरीज देखिए रिवर के लिखे गंगा के हैं घाघरा रिवर, सोन रिवर, चंबल रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, ये रिवर्स मिलके बनाती हैं गंगा के बेसिन। वैसे ही अगर ट्रिब्यूटरी अगर ब्रह्मपुत्र की देखे गए तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, ये थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र की वो भी यहाँ पे आके मिलती है, तो यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज मिलके एक बहुत बड़ा बेसिन बनाती है। आप अगर देखोगे, जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ, वैसे एनसीईआरटी भी बोल रही है आपको, लुक एट द एटलास एंड फाइंड नेम्स ऑफ द सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये आपका वर्क है, तो आपका वर्क आपको पूरा करना है। देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र जो है कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन दिख रही है। अगर देखा गया तो प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है, या फिर माउंटेन्स कहेंगे, या फिर जो फुट हिल्स है यहाँ के ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो इस बेसिन में आपको क्या क्या देखने मिल रहे हैं, इस बेसिन में आपको प्लेन्स देखने मिल रहे हैं, उसमें आपको माउंटेन्स देखने मिल रहे हैं, माउंटेन्स के नीचे के पार्ट्स यानी फुट हिल्स देखने मिल रहे हैं, हिमालय के आपको डेल्टा देखने मिल रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा, ये सब इसके फीचर्स हैं मेन। अब रिवर ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर देखा गया तो रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। आपको क्या करना है, ये नाम ढूंढना है अलग अलग जगह जो ब्रह्मपुत्र के नाम है, और वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि गंगा का भी अलग अलग नाम है किसी देश में, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, ये तो मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर या सेक्शन में बता चुका हूँ। अगर देखा गया तो ऑक्सबो लेक्स जो होते हैं डॉट द प्लेन एरिया, यहाँ पे आपको ऑक्सबो लेक्स भी देखने मिलते हैं। और अगर एरिया जो है ये मानसून क्लाइमेट से हम डोमिनेटेड है, ये देखेंगे मानसून क्लाइमेट से अच्छी बारिश आती है और बहुत ज्यादा इस एरिया में हम कहेंगे कि आपको पानी देखने मिलता है। जो मानसून है वो रेन लेके आता है मिड जून में और मिड सितंबर में, और हम कहेंगे यहाँ पे भी समर जो होते हैं काफी हॉट होते हैं और विंटर काफी कूल देखने मिलते हैं, काफी ठंडे विंटर होते हैं, ये है। तो आपको क्या करना है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, और आपको ये क्या करना है, स्टेट्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपके वर्क होते हैं, आपको डेली कुछ टास्क दिए जाते हैं, सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है। बेसिन एरिया जो है उसमें अगर देखेंगे तो अलग अलग टोपोग्राफी देखने मिलती है, एनवायरमेंट तो बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा देखने मिलता है। जहाँ पे अच्छा फर्टाइल लैंड और सब चीजें अवेलेबल हो जाती है वहां आखिर लोग सेटल हो जाते हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी अच्छी देखने मिल रही है, और माउंटेन एरिया जो है विथ स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, है ना। तो माउंटेन एरिया में तो आपको पता ही है कि बहुत स्टीप स्लोप जहाँ पे होते हैं, यानी जो हम कहेंगे जो स्लोप है वो काफी ऐसे स्टीप है, तो वहां पे ज्यादातर लोग रह नहीं सकते, देयरफॉर वहां पे लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बट जो प्लेन एरिया है वहां पे बहुत सूटेबल लैंड है हमारे हैबिटेशन के लिए, बहुत लोग, मैं आपको पहले डिफरेंस बता चुका हूँ माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स में, पहले के चैप्टर्स में हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ की पानी होने के कारण सॉइल भी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों का जो हम कहेंगे मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी आते हैं, तो यहाँ के लोग अलग अलग क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं, और डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की प्लेन में वो बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है ये भी आपको बताता हूँ,
सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा के देता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अगले फिर चैप्टर्स, मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें आप यहीं पे समझते हुए जाते रहते हो, आगे फिर आपको डायरेक्ट ही पढ़ना होता है। अगर देखा गया पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है अभी पढ़ लोगे, आगे के एनसीईआरटीज में हम डायरेक्ट यही बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, कम है, ज़्यादा है, बस। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन आपको इसके नहीं मिलेंगे, तो एक एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, इसलिए तो 6th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। अगर हम कहेंगे जो इट मींस द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है, कितने एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कंसिडर किया जाता है और इसमें कितने लोग रहते हैं वो देखा जाता है ना। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन, हम कहेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये हो गया। जैसे हम कहेंगे कि डेंसिटी जो है, अगर हम पहले के सेंसस से अगर बात करते हैं तो डेंसिटी जो उत्तराखंड की है वो 189 थी, उत्तराखंड। वैसे ही अगर हम बात करें डेंसिटी वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की डेंसिटी बन जाती है 1029। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें बिहार की, तो बिहार की डेंसिटी है 1102, यानी बिहार में 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उत्तराखंड में 189 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 1029 लोग देखते हैं। यानी कैसे करते हैं, पूरा एरिया पकड़ते हैं। सपोज ये एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, अब 100 स्क्वायर किलोमीटर में सपोज आपको 1000 लोग दिख रहे हैं, 1000, या फिर हम पकड़ लेंगे कि 10,000 लोग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये 100 जो है इसको फिर डिवाइड करेंगे 10,000 से, और जो नंबर आएंगे वो 100, तो 100 हो गया इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज होता है, इसीलिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये देखा जाता है और उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये पता चल चुका है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कम एरिया में ज्यादा लोग अगर रह रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे प्लेन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स लिए जाते हैं, मेन क्रॉप वो इनका पैडी है, और कल्टीवेशन जो है पैडी का, उसके लिए आपको वाटर बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए यहाँ पे वाटर अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, तो यहाँ पे पैडी ले बिल्कुल सकते हैं आप। तो पैडी क्रॉप यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। उसके अलावा वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, ग्राम हो गया, मिलेट्स हो गए, ये बाकी क्रॉप्स है जो यहाँ पे लिए जाते हैं। कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर कैन हो गया, जूट हो गया, ये सब यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन भी आपको यहाँ देखने मिलते हैं प्लेन्स में। तो वेस्ट बंगाल और आसाम में आपको टी प्लांटेशन भी देखने मिलते हैं। सिल्क भी आपको बनते हुए दिखता है ना, यहाँ से सिल्क वर्म्स जो होते हैं उससे बनाया जाता है। इन पार्ट्स ऑफ बिहार और आसाम आपको सिल्क का भी प्रोडक्शन दिखता है। माउंटेन और हिल्स जहाँ पे हम कहेंगे स्लोप्स थोड़े से जेंटल है, एकदम स्टीप नहीं है, वहाँ पे क्रॉप्स जो होते हैं वो टेरेसेस पे भी ग्रो कराए जाते हैं। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ ये सब टेरेसेस और ये सब चीजें पिछले चैप्टर्स में एनसीईआरटी के। उसके अलावा जो वेजिटेशन कवर है इस एरियाज में वो हम कहेंगे लैंडफॉर्म के टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलता है। जैसे हम कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज आपको देखने मिलते हैं। हम कुछ फॉरेस्ट भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हम कहेंगे कि वहाँ पे टीक, साल और पीपल देखने मिलता है। तो थिक बाम्बू जो होता है, ग्रूव्स, ये आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने मिलता है। डेल्टा एरिया की बात करें तो डेल्टा एरिया में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया था कुछ चीजें, जैसे कि देखिए अलग अलग जगह के वो बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र का बता रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज बता रहे हैं, डेल्टा के रीजन के बता रहे हैं, मैंग्रोव्स हैं, और उसके अलावा मैंग्रोव जो होते हैं वो मार्शी लैंड में आते हैं, जहाँ पे दलदल होती है वहां पे ये ग्रो करते हैं ट्रीज, उनको मैंग्रोव्स कहा जाता है। पिछले कुछ चैप्टर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, अब आप सोच रहे होंगे आप मैं साहब हर बार क्यों बोलते हैं, तो पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वही चीजें मैं रिपीट करते रहूंगा तो आपका लेक्चर ही खत्म नहीं होगा, फिर से पिछली एनसीईआरटी हम पढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए पहले के वीडियोस जो नहीं देखे उसे देखिए, वीडियोस नहीं भी देखना है तो एटलीस्ट चैप्टर्स को पढ़ के तो भी रखिए, तो जिस कारण आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से हम कहेंगे कि लेवल अप होता रहे, है ना। तो इसलिए मैं ये बोलते रहता हूँ, इससे आपको याद भी आता है, हाँ पिछले बार हमने पढ़ा था, रिवीजन भी आपकी हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ऐसा क्यों बोलते रहता हूँ, ठीक है। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड अगर बात करें, सिक्किम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो आपको कॉनिफेरस ट्रीज देखने मिलते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये हाइट जहाँ पे होती है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे पाइन हो गया, देवदर हो गया, फर हो गया, फिर हो गया, यह सब आपको देखने मिलते हैं। हम कहेंगे जैसे कि ऐसे रीजन में जहाँ पे क्लाइमेट कूल है और स्लोप्स जो है थोड़े से स्टिप स्लोप्स आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी एक एक्टिविटी बताई थी, कलेक्ट सम हैंडीक्राफ्ट्स मेड फ्रॉम जूट, बाम्बू एंड सिल्क, डिस्प्ले देम इन द क्लास, फाइंड आउट इन विच एरिया दे आर मेड। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हमें मिलती थी स्कूल में। तो पुराने दिन तो
बेहतरीन दिन ही थे। अगर देखा गया तो ये सब आपको यहाँ पे बताया उन्होंने, और उन्होंने बताया टेरेस जो है, ये देखिए टेरेस फार्मिंग का, उसके उन्होंने कोई पिक्चर भी आपको बताया। टेरेस जो होता है बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स, एकदम स्टीप स्लोप है, इसके ऊपर ऐसे टेरेस बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लैंड जहाँ पे फिर लगाएंगे ट्रीज, फिर प्लांट लगाते बैठेंगे, तो टेरेस जैसी चीजें बनाई जाती है, फ्लैट सरफेस बनाया जाता है जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। द स्लोप जो इज रिमूव सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली, है ना, तो स्लोप की जगह ऐसा बना दिया, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ना इस फिगर में, ये बना दिया, यहाँ पे फिर आप कल्टीवेशन कर सकोगे, यहाँ कल्टीवेशन कर सकोगे, नहीं तो ये ऐसा नहीं बना तो डायरेक्ट पानी नीचे फ्लो हो जाएगा, तो ये सब आपको देखने मिलता है। उसके अलावा इस बेसिन में अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बेहतरीन है, देयर इज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर, मंकी, ये सब तो बहुत कॉमन है। उसके अलावा वन हॉर्न राइनो भी आपको देखने मिलता है, एक सिंग वाला यहाँ पे है, ये राइनो गेंडा जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने मिलता है। आपको ये लिखना है कि वन हॉर्न राइनोसरस जो है ये कौन से नेशनल पार्क्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर डेल्टा एरिया की बात करें तो बंगाल टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये आपको बहुत सारे देखने मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पानी ही पानी आपको देखने मिलता है, इस पानी में इनकी एक्वेटिक लाइफ बहुत अच्छी है। एक्वेटिक लाइफ जो है अबाउंड्स हम कहेंगे इन द फ्रेश रिवर वाटर, लेक्स और बे ऑफ बंगाल सी में आपको देखने ये मिलता है। मोस्ट पॉपुलर जो वेराइटी ऑफ फिश है वो यहाँ पे रोहू देखने मिलती है, कटला देखने मिलती है, या हिल्जा देखने मिलती है, ये फिशेस आपको देखने मिलती हैं। फिश और राइस जो है यहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट है, यहाँ के लोग जो चीजें मिलेगी उसी को खाएंगे, तो यहाँ पे राइस जो है उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, तो उसको अपना स्टेपल फूड है वहाँ के लोगों का, फिश होती है वहाँ के लोगों की। तो वहाँ पे लिखिएगा, जो लोग यहाँ पे व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग लेक्चर को देख रहे हैं, वो लिखिएगा कि कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन लोग इस एरिया को बिलोंग करते हैं जहाँ का जो स्टेपल फूड है वो फिश और राइस है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कुछ बातें होती है जो हमें पता चलती है आप लोगों से, नई नई चीजें। यहाँ पे देख रहे हैं वन हॉर्न राइनो ऐसा दिखता है और क्रोकोडाइल ऐसे दिखते हैं। अब देखेंगे इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, डू यू नो इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र वेराइटी ऑफ डॉल्फिन आपको देखने मिलती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में सुसु कहा जाता है। सुसु वैसे आवाज निकलती है इसलिए सुसु कहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड डॉल्फिन, ये यहाँ पे देखने मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन दैट ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर, अगर अच्छे हम कहेंगे नंबर्स में आपको सुसु देखने मिल रही है, यानी ये डॉल्फिन देखने मिल रही है, तो समझ जाइएगा कि रिवर की हेल्थ जो है बहुत अच्छी है। उसके अलावा हम कहेंगे इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट जो डाले जा रहे हैं उस कारण ये स्पीसीज जो है ये मारी जा रही है, इस तरह से दिखती है सुसु, ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक है, तो इससे आवाज आती है इसलिए सुसु ऐसा उसको कहा जाता है। अगर हम देखें तो आगे आते हैं तो कुछ लेक के बारे में केस स्टडी यहाँ पे दी है, तो लेक की केस स्टडी जो है वो काफी बेहतरीन है, तो ये केस स्टडी को भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा एक नॉलेज मिलता है। तो केस स्टडी को हम पढ़ते हैं, पहले हम ये जो टॉपिक इसे खत्म कर लेते हैं जिसे हमने शुरू किया है। तो हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसमें बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज भी है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो तो रहेंगी ही, और जहाँ टाउन्स और सिटीज बनने लग गए वहां पे फिर पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है पानियों में। तो सिटीज ऑफ इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ, पटना, कोलकाता जो है, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, सबकी पॉपुलेशन 10-10 लाख के ऊपर, ये पूरे गंगा के किनारे आपको बसे हुए दिखते हैं। अब गंगा के किनारे हैं, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। तो पर क्या हो रहा है, जो वेस्ट वाटर आ रहा है इस टाउन्स और इंडस्ट्रीज से इसी रिवर में छोड़ा जा रहा है गंगा में, इस कारण जो नदी है वो पूरी तरह से पोल्यूट हो गई है। आपको नीचे गंगा को क्लीन करने के लिए क्या क्या जो हम कहेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है इसको इनिशिएट किया गया था। वैसे कुछ और अगर आपको मिलते इनिशिएटिव्स तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उसके अलावा इन रीजन से कोई बिलोंग करता होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके साथ साथ ऑल द 4 वेज जो है ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे काफी अच्छे से डेवलप्ड आपको देखने मिल रहे हैं। आपने पिछले ट्रांसपोर्टेशन के कुछ वेज भी देखे आने जाने के, यहाँ पे काफी अच्छे डेवलप हो चुके हैं। और प्लेन्स एरियाज में देखा गया तो रोडवेज और रेलवेज जो है वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वहां पे प्लेन है तो रोडवेज और रेलवेज तो आराम से बन जाते हैं। वाटरवेज जो है वो भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि गंगा के या फिर हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र है, बाकी रिवर्स यहाँ पे है ही, तो पानी के रास्ते भी आप जा सकते हैं। कोलकाता जो होता है इज एन पोर्ट, ये एक पोर्ट है रिवर हुगली पे, रिवर हुगली पे आपको ये पोर्ट देखने मिलता है। और प्लेन एरिया जो होती है वहां पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी आपको देखने मिलते हैं।
टूरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बेसिन की अगर देखा गया तो ताजमहल जो है वो आखिरकार यमुना रिवर पे है आगरा में। इलाहाबाद अगर देखा गया तो ये गंगा और यमुना का जहाँ पे हम कहेंगे संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस है, वहां पे आपको इलाहाबाद देखने मिलता है, जिसको आज प्रयागराज भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको देखने मिलती है। लखनऊ में आपको इमामबाड़ा देखने मिलता है। आसाम में आपको काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको एक डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर देखने मिलता है। ये सब वर्थ है विजिट करने के लिए, बहुत बेहतरीन जगह है, मौका मिलता है तो विजिट जरूर कीजिएगा। इस तरह की कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। ये देखिए टाइगर जो है, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहां से उसका फोटो खींचा गया है टाइगर का। इस तरह से ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के लोगों की लाइफ है। अब यहाँ पे एक उन्होंने केस स्टडी दी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। लेक जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये केस स्टडी का नाम है। विनोद के ऊपर एक केस स्टडी है। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन, हम कहेंगे मातवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार में एक विलेज है, वहां पे विनोद नाम का एक फिशरमैन रहता है। वो काफी खुश है आज। ही इज हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंदर, किशोर, राजी और बाकी जो फिशरमैन थे, उन्होंने हम कहेंगे कि एक जो मॉन था या फिर जिसको ये लोग ऑक्सबो लेक कहते थे, उसको इन्होंने क्लीन किया है। और यहाँ पे ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश जो है उसको ये क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। तो फिश के भी यहाँ पे फार्मिंग होती है, आपको पता है उसको क्या कहा जाता है, फिश की जो फार्मिंग की जाती है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके अलावा जो लोकल वीड थी, जिसको हम वैलिनेरिया कहा जाता था या हाइड्रिला कहा जाता था, जो लेक में ग्रो कर रही थी, ये फूड है फिश का। इज द ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। ये यहाँ पे है, हम कहेंगे ये उनका फिश का फूड है। और लैंड जो है ये लेक के अराउंड वो काफी फर्टाइल लैंड आपको देखने मिलती है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को यहाँ पे क्रॉप की सोइंग करते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स को वो जो भी है उसको लेते हैं, जैसे पैडी हो गया, मीज हो गया, पल्सेस हो गया, जहाँ पे वो लगाते हैं। और बफेलो जो होती है उसका यूज करते हैं लैंड के प्लोइंग करने के लिए, है ना। और ये होने के बाद जो कम्युनिटी जो है ये आज पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, बहुत अच्छी फिश उनको खाने के लिए मिल रही है। एंड इनफ फिश टू सेल इन मार्केट, ये भी उनको मिल रहा है, इसलिए उनकी कंडीशन आज बहुत अच्छी है। हम कहेंगे दे हैव बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन्स। वो फिश को सप्लाई भी कर रहे हैं अपने आजू बाजू के एरियाज में। और कम्युनिटी जो है वो नेचर के साथ हार्मनी में रह रही है, नेचर को वो साफ सुथरा रख रही है, अच्छे से वहां पे उसका यूज कर रही है, उसको पोल्यूट नहीं कर रही है। नेचर भी उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से, हम कहेंगे एक दूसरे के साथ मिलके बहुत अच्छे से चल रहे हैं आगे आगे। As long as the pollutants from the nearby towns do not find their way into lake water, जब तक pollutants नहीं आएगा तब तक फिश कल्टीवेशन जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे से फिश कल्टीवेशन चलते रहेगा। इसलिए पोल्यूटेड लेक इस तरह के ना रखते हुए आप लोग इस तरह के क्लीन लेक रखिए, जैसे कि विनोद और बाकी लोग रविंदर, किशोर, राजीव ने रखे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि देखिए इनकी लाइफ चली है एक लेक से, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसके अलावा डू यू नो में टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, है ना, तो ये साफ सफाई के लिए टू पुट फोर्स ऑन हम कहेंगे सैनिटेशन, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया है ऑन 2 अक्टूबर 2014। तो ये है स्वच्छ करने के लिए भारत को एक मिशन जो पीएम चलाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी। आज के टॉपिक में ह्यूमन एनवायरनमेंट आपने पढ़ा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। ट्रॉपिकल में आपने अमेजोन को पढ़ा, सब ट्रॉपिकल में जब आप आए ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल रीजन में अमेजोन आ जाता है। सब ट्रॉपिकल में आपको देखने मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आपने अमेजोन की लाइफ पढ़ी, आपने क्लाइमेट पढ़ा, रेन फॉरेस्ट पढ़ा, पीपल लिविंग ऑन ऑफ द पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट पढ़ा। उसके अलावा आपने लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ा, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पूरे यहाँ पे आपके कवर हो गए हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी रही है, जिसमें आपने 8th चैप्टर पढ़ा था 7th के एनसीईआरटी का। इसके बाद हम एक चैप्टर हमारा जो बचा है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट। अभी हम डेजर्ट में लाइफ पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में, लाइक करते रहिए वीडियो को, कमेंट करते रहिए, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना शेयर करेंगे उतने। बट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है वो आपके मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। रेगुलरली अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखते चलिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।